देरी से पहुंचे, अधूरे अधूरे से पहुंचे, भाईजान ने जो उम्मीद लगाई थी उसमें पहले दिन ही कसर रह गई। उत्तर प्रदेश की सियासत में एंट्री के मकसद से असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी शंखनाद किया और उसके लिए जगह चुनी ब्रह्मा की राजधानी यानी बहराइच। माना जा रहा है कि उनकी पार्टी यूपी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके लिए फिलहाल वो गठबंधन के इंतजार में है। हालांकि इस तस्वीर के साफ होने से पहले बहराइच से जो सामने आया उसने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि ऐसा आगाज है तो फिर कैसा होगा अंजाम। ओवैसी यूपी में क्या हासिल करेंगे, कितने वोट पाएंगे या फिर शून्य से शुरू होकर शून्य पर ही सिमट जाएंगे, इन सब सवालों के जवाब देंगे। मगर पहले मौजूदा पिक्चर समझिए। ओवैसी ने बहराइच के मटेरा से अपने यूपी अभियान की जानबूझकर शुरुआत की। मुख्य तौर पर इसकी 2 वजहें मानी जाती हैं। पहला, मुसलमानों का बड़ी तादाद में होना। दूसरा, सालार मसूद गाजी से संबंध। मुस्लिम वोटों की खातिर ओवैसी की पार्टी महाराजा सुहेल देव को ये कहकर नकारती है कि वो अगर राजा होते तो बहराइच में उनका कोई किला भी होता। मगर ये भी फैक्ट है कि समाजवादी पार्टी इसी से जुड़े अलग अलग नैरेटिव चलाकर यहाँ बीते 3 बार से विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। ओवैसी को इसी पैटर्न से उम्मीद दिखती है, इसलिए वो अपने लिए बहराइच को प्रयोगशाला मान रहे हैं। 5 साल पहले भी हम यहाँ पर आए थे, सभा में आए थे, सालार गाजी मसूद की दरगाह पर भी गए। तो इसको आप लोग इतना बड़ा चढ़ा क्यों पेश कर रहे हैं? पार्टी की रैली है, पार्टी का प्रोग्राम है, कंटिन्यूस प्रोग्राम चल रहा है, उसमें आए हैं। दिल्ली की सल्तनत खत्म हो गई, सालार गाजी की दरगाह है, मुगलिया खत्म हो गए, अंग्रेज खत्म हो गए, सब हुक्मरान खत्म हो गए, रहेगा ही जगह ये। औलिया अल्लाह का आस्थान है, आबाद रहते हमेशा वो लोग। बहराइच की धरती पर आगमन से पहले ओवैसी लखनऊ गए थे। चुनावी शंखनाद से पहले ये समझने की कोशिश की कि उनके लिए मिजाज क्या रहने वाला है। एयरपोर्ट पर पार्टी से जुड़े लोगों की भीड़ थी और इस दौरान नारा लगाया गया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जिन ओवैसी को उनके सिपासालार शेर बता रहे हैं, क्या वो यूपी के चुनाव में कागज पर शेर बन पाएंगे? ओवैसी के नजरिए से देखें तो यूपी चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और वो अपना जनाधार बढ़ाने के लिए इस बार नई स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरे हैं। सूत्रों के मुताबिक ओवैसी मायावती से गठबंधन चाहते हैं। इसके तहत ओवैसी मुस्लिम वोटों पर फोकस करेंगे और मायावती दलित वोटों पर। लेकिन यह फॉर्मूला कितना चलेगा, क्योंकि खुद मायावती की पार्टी यूपी में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और जिन दलित वोटरों को साधने का मंसूबा है उस पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपने अपने दांव खेलते हैं। ओवैसी भी मानते हैं कि उनके लिए यूपी का सफर आसान नहीं है, मगर गठबंधन होने पर कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। हम तो पूरी ताकत और पूरी के साथ लड़ने जा रहे हैं। पूरी पार्टी तैयार है और देखिए गठबंधन भी होगा, इंशाल्लाह बताएंगे आपको। सवाल है कि यूपी में बार बार खारिज हो चुके हैदराबादी भाईजान क्या इस बार सफल होंगे? कोशिश फिर से यूपी के करीब 19% मुस्लिम वोट बैंक को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से खींचकर अपने पाले में लाने की है। इसलिए ओवैसी ने बहराइच को चुना, जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी तादाद में है। बहराइच की 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहराइच सदर में 52%, मटेरा में 45%, नानपारा में 45% और कैसरगंज में 30% मुस्लिम वोटर हैं। बल्हा, महसी और पयागपुर भी इसी जिले में आती हैं, मगर मुस्लिम मतदाता बड़ा प्रभाव नहीं रखते हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी ओवैसी बहराइच गए थे। तब इन्हीं हसरतों को परवान चढ़ाने की खातिर 100 उम्मीदवार भी उतारे, मगर जब सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मत्था टेकने वाले ओवैसी का जो हाल हुआ, उसने यूपी के चुनावी इतिहास में बहस छेड़ दी कि भाईजान कितनी जमानतें जब्त कराएंगे।
2017 के यूपी चुनाव में AIMIM को 0.24% फीसदी वोट मिले, जो कि नोटा से बहुत कम है। 2022 में भी किस्मत ऐसी ही ओवैसी से रूठी, तब भी उनकी पार्टी को 0.46% वोट हासिल हुए। हालांकि 2023 में निकाय चुनाव हुए तो थोड़ी बहुत राहत मिली। 33 पार्षद और 23 नगर पंचायत सदस्यों ने चुनाव जीतकर ओवैसी के तनाव कम किए थे। इसी के बाद उस स्ट्रेटजी पर फोकस किया गया जिसे राजनीति में मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है। ओवैसी चाहते हैं कि बहराइच से लगने वाले जिलों में बलरामपुर, जहां 38% मुस्लिम हैं, 31% मुस्लिम वाले श्रावस्ती, 23% वाले बाराबंकी और करीब 20% मुस्लिम आबादी वाले लखीमपुर खीरी में उन्हें कुछ एक सीट मिल जाएं और पश्चिमी यूपी के उन 12 जिलों का गुनागणित अपने पक्ष में लाया जाए जहां 30% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। ओवैसी का फोकस मुस्लिम वोटों पर है। इसी के तहत वो अखिलेश यादव को टारगेट करते हैं। आंकड़े भी यही कहते हैं कि 2017 में सपा को मुसलमानों ने यूपी में 55% वोट किया, जबकि 2022 के यूपी चुनाव में ये आंकड़ा बढ़कर 79% पहुंच गया। इसी की बदौलत सपा गठबंधन के 63 में से 34 मुस्लिम प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। हालांकि तब अखिलेश के साथ राहुल गांधी नहीं थे। इस बार दो लड़कों की जोड़ी एक साथ उतरने की कोशिश में है। नई भारत समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ेगी, पीडीए को साथ लेके बहुजन समाज को जोड़ करके। करने वाले थे, की राजनीति करने वाले थे, धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करने वाले थे, उनके दाल करने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के जन जन तक पहुंचाने में सफल रही है और जन जन का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक तरफ बीजेपी है जिसका फॉर्मूला 80-20 वाला है, यानी हिंदू वोटर एक तरफ और बाकी मतदाता एक तरफ। इसी बाकी वाले वोट बैंक में छेद करने के लिए ओवैसी ने हुंकार भरी है। ओवैसी की रणनीति दलित मुस्लिम एकजुटता बनाने की है। जो लोग इंडिया ब्लॉक में दम नहीं देखते, उन्हें ओवैसी विकल्प देना चाहते हैं। हैदराबादी भाईजान को लगता है कि बिहार वाले नतीजे उन्हें यूपी में मिल सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए AIMIM ने बीते काफी टाइम से यूपी में संगठन विस्तार और जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाई है। यूं तो ओवैसी के पास मुद्दों के नाम पर SIR का विरोध, मुसलमानों को उपेक्षित रखे जाने का नैरेटिव, योगी सरकार की नीतियों की आलोचना है, संवैधानिक अधिकार, समानता और सामाजिक न्याय का एजेंडा है। लेकिन पश्चिम और अवध में ये कितना सफल होंगे, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की लाइन लेंथ क्या रहने वाली है, उसे ऐसे भी समझिए। वो पहले सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जाने वाले थे, मगर विरोध हुआ तो उन्होंने प्लान कैंसिल करते हुए सीधे जनसभा का आयोजन किया। उसमें भी रैली से पहले तक ना तो सीटें तय थी और ना ही गठबंधन की तस्वीर साफ थी। ऐसे में सवाल है कि क्या भाईजान के लिए यूपी में कोई स्कोप है? क्योंकि ओवैसी अक्सर भड़काऊ बयानबाजी के चलते लाइमलाइट में रहते हैं, उनकी रैलियों में जुटने वाली भीड़ वोट में बहुत कम कन्वर्ट हो पाती है। ऐसा रिजल्ट में भी देखा गया। पश्चिम बंगाल का हालिया नतीजा इसका उदाहरण है, जहां ओवैसी ने वही तमाम कोशिशें की थी जिसके साथ वो आज यूपी में है। आयोजन वहां पर आक्रांता सालार मसूद के नाम पर होता था, गाजी मियां के नाम पर होता था। हम लोगों ने कहा कि गाजी के नाम पर नहीं, महाराज सुहेलदेव के नाम पर आयोजन होने चाहिए। किसी विदेशी आक्रांता को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। एक गुलामी का प्रतीक है और स्वतंत्र भारत, नया भारत गुलामी की किसी भी चिन्ह को और गुलामी के किसी भी प्रतीक को स्वीकार नहीं करेगा। आज परिणाम है, आप बहराइच में जाएंगे, अब वहां पर महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बन गया है। अब लगता है कि बहराइच अब अपनी पहचान के साथ, गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर हम NCRB के आंकड़े इनके देखें तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न इनकी सरकार में दलितों का हो रहा है। सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार इनकी सरकार में हो रहा है। और जो बुलडोजर चले वो पीडीए के लोगों पे चले।
जो फेक इनकाउंटर हुए हैं वो भी पीडीए के लोगों पे हुए। तो इन्हीं के खुद के आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा खराब व्यवस्था है। ओवैसी को न तो अखिलेश भाव दे रहे हैं, न ही योगी आदित्यनाथ की डिक्शनरी में भाईजान के लिए कोई शब्द है। ये अलग बात है कि भाईजान हैदराबाद से चलकर यूपी पहुंचे हैं तो कुछ हासिल करने की चाहत में पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर उस फैसले के खिलाफ आवाज उठाते हैं जो मंदिर, मस्जिद, मुसलमान या बुलडोजर से जुड़ा होता है। ओवैसी को लगता है कि यही उनकी यूएसपी है, मगर अब तक इसमें नाकामी हाथ लगी है। सियासी पंडित भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी का आना कोई बड़ा फर्क नहीं डालने वाला। हाँ, इतना जरूर है कि अगर उनकी पार्टी ने 2% के आसपास वोट हासिल किए तो आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए जरूर सिरदर्द बन सकते हैं, क्योंकि अखिलेश की पीडीए वाली राजनीति में अब भी मुस्लिम प्रायोरिटी रखते हैं और इसी पर नजरें गड़ाए हुए हैं हैदराबादी भाईजान। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।